हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और मैं आपके साथ जनरल स्टडीज़ के ऐसे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करता हूं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत हेल्प करते हैं। मेरे पीछे की इस इमेज को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी इंटरनेशनल रिलेशंस। आप लोगों ने शताब्दियों के बारे में सुना होगा कि किसी की शताब्दी होती है। अगर मैं इतिहास को उठा के देखूं तो कॉलोनियल एरा की जहाँ से शुरुआत हुई, यूरोप ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को जब विस्तारित किया, तो उस समय 16 17 और जो 18 सेंचुरी हम कह सकते हैं, वह पूरा का पूरा जो टाइम है वह यूरोप के नाम रहा। और उसमें भी अगर आप लोग 18 और 19 सेंचुरी को कहेंगे तो वो ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे रूल किया। हालांकि और भी ढेर सारी छोटी छोटी पावर्स हुआ करती थी, बट पूरी दुनिया पे अगर किसी का रूल चल रहा था तो ब्रिटिशर्स का चल रहा था। आप उसको ब्रिटिश हेजेमनी कह सकते हैं या ब्रिटिश सेंचुरी कह सकते हैं। और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने रूल किया क्योंकि और दूसरी पावर्स इस तरीके से इमर्ज नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 20 सेंचुरी की शुरुआत होती है, जो पूरा 20 सेंचुरी होता है, वहाँ से ब्रिटेन का जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और उस पीरियड में, उस एरा में शुरुआत होती है ओरिजन की। मतलब दो पावर अपने आप को, या दो देश अपने आप को ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज कर रहे होते हैं। एक तरफ यूएसए है और एक तरफ यूएसएसआर। बट यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जब होता है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि अमेरिका ही सुपर पावर है। तो जो 20 सेंचुरी है, उस 20 सेंचुरी को हमने डिफाइन किया एज ए यूएसए सेंचुरी या अमेरिकन सेंचुरी। और सेंचुरी कहने का मतलब आप समझिए कि उस पूरे पर्टिकुलर सेंचुरी में डोमिनेट किया है यूएसए ने। आप सबको पता है कि स्टिल यूएसए फाइटिंग हार्ड, अभी भी बहुत बहुत मजबूती से लड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी विस्तारवादी नीति या अपनी सोच के आधार पर पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी ये दुनिया किसकी है, यूएसए की है। बट जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, मतलब जो 20 सेंचुरी का एंड वाला पीरियड होता है, उस एंड वाले पीरियड से राइज होना शुरू होता है एशियन कंट्रीज का, और स्पेशली इंडिया और चाइना। और इंडिया और चाइना धीरे 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 अपने आप को राइज करते हैं। और अभी के समय की अगर बात देखी जाए तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल पावर के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं वह इंडिया और चाइना है। जापान कॉलिप्स कर चुका है, जापान के अपने चैलेंजेस हैं, तो जापान भी एक इंपॉर्टेंट कंटेंटर है, ऐसा नहीं है। सिंगापुर की अपनी अलग फिलॉसफी है। तो अगर अभी के समय पर देखा जाए तो एशिया में दो बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर है, एक इंडिया है और एक चाइना है। ये अपने अपने फील्ड में दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग है। और इसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि जो 21वीं सदी है वो 21वीं सदी एशियन सेंचुरी के नाम से जानी जाएगी। मतलब आगे आने वाले समय में इंडिया और चाइना का डोमिनेंस हमको देखने को मिलेगा। हार्श रियलिटी इज दैट कि इनिशियली 20-30 ईयर्स, मतलब अभी इस समय आपसे बात करूं तो वी कैन से कि चाइनीज एरा, बट आफ्टर 2050 और 2060 ये पूरा जो एरा है फिर वो इंडियन सेंचुरी, मतलब टोटली जो पूरा टाइम है वो एशियन सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी जितनी सारी प्रॉब्लम्स या जितने सारे कॉम्प्लिकेशंस पूरी दुनिया में क्रिएट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अमेरिकन सेंचुरी नाउ ओवर, अब वो सरपास हो चुकी है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का पावर चाइना है, अभी ऐसे नहीं रहा है। आईटी की आपसे कोई बात करे, लेबर फोर्स की आपसे बात करे, एग्रीकल्चर पावर की बात करे, तो इंडिया इमर्जिंग एज ए पावर इन ग्लोबली। तो इंडिया और चाइना अपने अपने लेवल पर यूएसए को काउंटर कर रहे हैं। और यूएसए अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए है, नहीं है दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए लगे हुए हैं। किसी के साथ भी कोई भी डील फाइनल कर देते हैं, कहीं भी लड़ाई शुरू करा देते हैं, कहीं भी पीस अग्रीमेंट शुरू करा देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है। तो क्या सच में अमेरिकन सेंचुरी ओवर हो गई है? और अमेरिकन सेंचुरी क्या थी, उसके क्या फीचर्स थे, एशियन सेंचुरी में हमको क्या देखने को मिलेगा, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है, अपने फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। देखो, पूरी दुनिया में ना एक ही थ्योरी चलती है, थ्योरी ऑफ हेजेमनी। जो शक्तिशाली होगा वही पूरी दुनिया पे रूल करेगा। ये सरपंच वाली कहानी है कि जो सरपंच है वही पूरे गांव पे रूल करेगा। ऐसी कहानी पूरी दुनिया में चल रही है। अब अमेरिका फड़फड़ा रहा है कि यार हम तो पावरफुल थे, हम कैसे पीछे जा सकते हैं। जाना पड़ेगा, शक्ति का सिद्धांत है।
जो आज आगे है कल वो पीछे रहेगा, और जो आज पीछे है कल आगे आएंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और इसी को एक्सेप्टेंस कहते हैं। जापान ने एक्सेप्ट किया, ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया, यूएसएसआर भी कहीं ना कहीं इस बात, सॉरी रसिया भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अब हमारा टाइम नहीं है, टाइम कुछ इन लोगों का है, तो हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सेंचुरीज क्या होती हैं शायद आपको समझ में आ गया होगा, हेजिमनी क्या होती है आप इसको समझ में आ गया होगा। अब इन सेंचुरीज के थोड़े से डिफरेंस को समझते हैं, और एशिया सेंचुरी के सामने क्या चैलेंज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल को जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाता है, पीडीएफ के साथ में यहाँ आपको मिलती है अपडेट। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल और गेट मोर अपडेट, ठीक है समझो भाई। देखो ये न्यूज़ है, द एशियन सेंचुरी रूल्स ऑन एज ट्रंप रिस्क फ्रीजिंग अमेरिका आउट। ट्रंप को हमेशा यही डर लग रहा है, इतना परेशान अमेरिका का लीडर आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। आप परेशान कब होते हैं, आप बहुत सारे एफर्ट्स कब लगाते हैं? जब कहीं ना कहीं अंदर आपकी बेचैनी चल रही हो, आपको लग रहा हो कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, और एक्चुअल में वैसा ही होता है, चीज़ें सही नहीं चल रही होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अमेरिकी फर्स्ट की जो पॉलिसी पे बात कर रहे हैं, मतलब बार बार जो स्लोगन देते हैं अमेरिकी फर्स्ट, मतलब ये बता रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका पीछे हो गया है। ये डर है, ये सुबुहाट है, और ये सही है। अब अमेरिका पीछे हो चुका है, अमेरिकन सेंचुरी अब पीछे हो चुकी है। अब एशियन सेंचुरी का वेलकम आपको करना पड़ेगा। आपको सही लगता है या नहीं लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आगे आने वाली जो सेंचुरीज होंगी, जैसे अभी 21st सेंचुरी है, फिर 22 या 23rd, वी ऑल हैव टू वेलकम द अफ्रीकन सेंचुरी, बिकॉज दिस इज द ओनली थ्योरी। यही सिद्धांत है कि धीरे धीरे फिर जो लोग ग्रो होते जाते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो एशियन सेंचुरी और अमेरिकन सेंचुरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, 20वीं सदी को अक्सर अमेरिका सेंचुरी कहा गया क्योंकि अमेरिका आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और कूटनीतिक तौर पर दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्ति बनकर उभरा। 20वीं सदी में सब कुछ अमेरिका के पास ही था, अमेरिका की मर्जी से ही बहुत सारी चीज़ें होती थी। 21st सेंचुरी का अभी अर्ली एज है, और अभी आप देखिए अभी भी उसका डोमिनेंस कहीं ना कहीं है, वो ट्रांजिशन फेज में है, ट्रांजिशन फेज। जैसे ब्रिटेन भी 1940 के आसपास तक लीडिंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद का जो पूरा समय है वो अमेरिका के नाम चला गया। दैट्स वाई हमने 20 सेंचुरी को क्या बोला, अमेरिकी सेंचुरी। हर तरीके से आप लीड कर रहे हैं। जैसे कप्तान किसको कहते हैं? जो टीम को लीड कर रहा हो। आप अगर परफॉर्म नहीं करेंगे फिर आपको कप्तानी से हटा दिया जाएगा। तो इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, सैन्य पावर, हर तरीके से पावरफुल था अमेरिका। इसीलिए उस पूरे एरा में वही होता था जो अमेरिका चाहता था। और अमेरिका की मर्जी से अगर सारी बातें हो रही हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? अमेरिकी सेंचुरी बोलेंगे। इसमें कोई कोई गलत बात नहीं है। लेकिन 21st या 21वीं सदी को कई विश्लेषक एशियन सेंचुरी कह रहे हैं, क्योंकि वैश्विक आर्थिक गतिविधि, जनसंख्या, तकनीकी नवाचार और भू राजनीतिक शक्ति का केंद्र तेजी से एशिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट हो नहीं रहा है, शिफ्ट हो गया है, पार्शियली शिफ्ट हो गया है। और आगे आने वाले 5-10 सालों में आप लोग देखेंगे कि पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है। तो इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत अब इस बात को समझो। जैसे यूरोपियन सेंचुरी की हम लोग बात करें तो उस समय सडन राइज ऑफ ब्रिटेन हुआ, उसने पूरी पूरी यूरोप पे अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लिया। उस समय बहुत सारे देश थे। अमेरिकन सेंचुरी में इतने हर्डल नहीं थे क्योंकि अमेरिका ही एक ग्लोबल लीडर के तौर पर इमर्ज हुआ। एशियन सेंचुरी में हर्डल है क्योंकि हम कॉम्पिटिटर हैं। आप इसको चाइनीज सेंचुरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज ए इंडियन सिटीजन, और एज ए चाइनीज सिटीजन आप इसको इंडियन सेंचुरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाकर यूएसए डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर एशियन नेशन, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, ये या और भी जो छोटे छोटे देश हैं, अगर ये आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें और पूरी सेंचुरी को इंडिया, चाइना से हटाकर एशियन सेंचुरी के तौर पर अगर डेवलप करें तो हम पूरी दुनिया पर रूल करेगा एशिया। जिस तरीके से सेंटर ऑफ पावर यूएसए हुआ करता था, उनका ही डोमिनेंस होता था, एशिया के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है, एग्री मार्केट हमारे पास है, इंडिया टेक में बहुत आगे है, चाइना इनोवेशन में बहुत आगे है। आप दोनों लीडर के तौर पर आइए, बट इसके सामने भी चैलेंजेस हैं। इंडिया चाइना भरोसा नहीं कर सकता है।
और चाइना भरोसा करने लायक भी नहीं है। हालांकि चाइना बोल रहा है कि हम साथ में काम करते हैं, हम साथ में आगे बढ़ते हैं, बट हम सबको याद है कि 1960 के आसपास क्या हुआ था। चाइना, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे और उसी समय चाइना ने धोखा दिया, और 1962 का जो वॉर, हम उसको कभी भी नहीं भूलना चाहते। तो यहाँ इंडिया को इस बात को ध्यान रखना है कि एशियन सेंचुरी के साथ में ये चाइनीज सेंचुरी नहीं करना है। इंडिया चाइनीज सेंचुरी हो या इंडियन सेंचुरी हम इसको करें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चाइना पे भरोसा करना थोड़ा सा दिक्कत है, और यही दिक्कत एशियन सेंचुरी के सामने बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन सेंचुरी को हमने अलग अलग नाम दिया। अब अमेरिका सेंचुरी 20वीं सदी की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? देखो, आर्थिक प्रभुत्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। वैश्विक वित्तीय संस्थानों, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक पर उसका नेतृत्व है। दुनिया के, चाहे आप यूएन की बात कर लें, सबकी बात कर लें, अमेरिका का ही प्रभुत्व रहता है, उसी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। सैन्य प्रभुत्व, नाटो का नेतृत्व किया, विश्व भर में सैन्य बेस बनाए। दुनिया में बहुत सारी जगह अमेरिका की सैन्य बेस है, पावरफुल है, किसी भी देश को धमकी दे सकते हैं, किसी पे सैंक्शन लगा सकते हैं। ट्रेड किस में करना है? डॉलर में करना है, मानना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में अपने सैन्य बेस बना दिया। तकनीकी श्रेष्ठता, इंटरनेट, कंप्यूटर, एरोस्पेस, सैन्य तकनीकी विकास में अग्रणी, सब कुछ इन्होंने डेवलप किया, सबसे आगे हैं। आगे हैं तो इनकी बात को मानना ही पड़ेगा। सॉफ्ट पावर, हॉलीवुड, अंग्रेजी भाषा, कॉरपोरेट कल्चर, लोकतांत्रिक मॉडल, डॉलर, इन सब ने पूरी दुनिया पर रूल किया, पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया। तो पूरी दुनिया किसकी तरफ देखती थी? यूएसए की तरफ देखती थी। जिसकी तरफ देखेंगे उसकी ही सेंचुरी होगी। तो अमेरिकी सेंचुरी के फीचर्स अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताइए इसकी क्या विशेषताएं थी, या इसके क्या क्या पिलर थे, किस पे बेस थी अमेरिकी सेंचुरी, आप बता देंगे कि इन पर बेस थी, इसके आधार पर अमेरिकी सेंचुरी काम कर रही थी, ये इसकी कुछ विशेषताएं थी, और इसी के आधार पर पूरी दुनिया पर रूल किया, तो ये अमेरिकी सेंचुरी कहलाई। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एशियन सेंचुरी का उदय 21वीं सदी। देखो, आर्थिक शक्ति का एशिया की ओर झुकाव, चीन, भारत, आसियान देशों की तेज तेज जीडीपी ग्रोथ। अभी चाइना, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत आगे है, आसियान देशों की जीडीपी ग्रोथ बहुत आगे है। जीडीपी ग्रोथ बहुत आगे है, इसका मतलब क्या है कि हम इकोनॉमिक पावर के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। आगे आने वाली 10 साल में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर चाइना स्टिल पहुंच गया है, इंडिया भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब तीन बहुत बड़ी पावर हो जाएंगी तो जो पहले से थे उनका डोमिनेंस कम होता है, जो नए राइज हो रहे हैं उनका ही डोमिनेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर ज़्यादा है, लेबर फोर्स ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो हम ही इसको क्या करेंगे? लीड करेंगे। दैट्स वाई वी कैन से कि 21st सेंचुरी इज एशियन सेंचुरी। 2050 तक एशिया वैश्विक जीडीपी का 50% से अधिक योगदान कर सकता है। एडीबी का अनुमान है हम पूरी दुनिया की 50% जीडीपी एशिया के पास रखेंगे। जीडीपी अपने पास होगी मतलब क्या है? प्रोडक्शन हमारे पास है, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेबर हमारे पास है, टेक्निक हमारे पास है, सबसे बड़ा मार्केट और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हमें, हमसे रिश्ते बेहतर रखने पड़ेंगे। दुनिया की 60% जनसंख्या एशिया में है, 60% पॉपुलेशन एशिया में है, तो यही तो डोमिनेंस करेगा पूरी दुनिया को। प्रमुख खिलाड़ी चीन, विनिर्माण महाशक्ति, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एआई, 5G में बहुत आगे है। चाइना का डोमिनेंस आगे कुछ समय रहेगा, इसकी कड़वी सच्चाई हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत युवा जनसंख्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था है, सेवा क्षेत्र और वैश्विक लोकतंत्र का नेतृत्व जो अमेरिका कर रहा था उसको हमने दोनों ने डिवाइड कर लिया है, एशिया और चाइना के पास। तो ये एशिया सेंचुरीज माननी पड़ेगी अमेरिका को, चाहे कुछ भी हो जाए। आसियान ट्रेड हब, सप्लाई चेन का केंद्र बन चुका है। जापान, दक्षिण कोरिया तकनीकी नवाचार, ये आप साउथ कोरिया और जापान को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, ये भी बेहतर कर रहे हैं। सब लोग मिलकर एशियन सेंचुरी बनाएंगे तब जाकर एशियन सेंचुरी कहलाएगी। भू राजनीतिक बदलाव, इंडो पैसिफिक रणनीति का उदय हो गया है। क्षेत्रीय गुट, क्वाड, ऑकस, RCEP आदि, मतलब अब जो भी सारी चीजें हो रही हैं, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में हो या कहीं हो, ये सब कुछ कहाँ हो रही है? ये सब एशिया से हो रही हैं। इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत बड़ा रीजन बन गया। अब देखिए, अमेरिका अपना डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एशिया में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह वो अपने प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी हेजेमनी को नहीं खोना चाहता है। ठीक है, तो एशियन सेंचुरी हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस तरीके से पावर शिफ्ट हो रही है, और ये हर जगह पावर शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। चाहे भले हम लोग इकोनॉमी की बात करें, हम लोग साइंस एंड टेक की बात करें, ठीक है, या हम लोग पॉपुलेशन की बात करें, हम जीडीपी की बात करें, किसी भी चीज़ की हम लोग बात करें, जो पावर है अब शिफ्ट हो रही है एशिया के पास। तो अमेरिकी जो सेंचुरी है अब वो डिक्लाइनिंग फेज में है, या हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजिशन फेज में है, और पावर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एशियन सेंचुरी। और ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे एशियन सेंचुरी के आसपास। ठीक है, अब देखो यहाँ जनसांख्यिकी लाभ हमको मिलेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो इंडिया के फेवर में, जनसांख्यिकी लाभांश भारत के पास है, चाइना के पास है।
हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास तकनीक है। कौन रूल करेगा? हमें रूल करेंगे ना, तो एशियन सेंचुरी कहलाएगी। भारत आसियान में स्किल एंड डिजिटल एडेप्टेशन पर काम कर रहा है। युवा जनसंख्या से बेटा उत्पादकता वृद्धि होती है, उत्पादकता वृद्धि से ही पूरी दुनिया पे आप रूल कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा पावर है इकोनॉमी, इसको स्ट्रांग बनाइए, पूरी दुनिया पर रूल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तकनीकी पुनर्जागरण, चीन एआई 5G ईवी में काम कर रहा है, भारत आईटी यूपीआई और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे से कंधे पे कंधे मिला के चल रहे हैं। अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए दोनों पूरे तरीके से तैयार है। बस इसको एक्सेप्ट करना है अमेरिका को कि अब हम जा चुके हैं, अब हमको और परेशान नहीं होना चाहिए। आर्थिक एकीकरण, RCEP दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक, एशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की सफलता, हम इनको क्रिएट कर रहे हैं, लोकल ग्रोथ बना रहे हैं। चैलेंजेस भी हैं, बताऊंगा आपको, लेकिन हम इमर्ज हो रहे हैं। शहरीकरण और विनिर्माण, चीन भारत आसियान मिलकर वैश्विक फैक्ट्री का हब बन रहे हैं। वैश्विक जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन का हब हम बन रहे हैं, और धीरे धीरे जो पावर है वो एशिया में शिफ्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। आज चाइना अमेरिका को डायरेक्ट टक्कर देता है। इंडिया आज अमेरिका के सैंक्शन से नहीं डरता है। इसी को कहते हैं कि ट्रांजिशन फेज, हम राइज हो रहे हैं एज ए ग्लोबल पावर। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और आइसोलेशन का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां क्या है? टैरिफ बढ़ाना, ग्लोबल सप्लाई चेन से अमेरिका का आंशिक अलगाव, TPP से बाहर होना, मल्टीलेटरिज्म के बजाय यूनिलेटरल की तरफ जाना। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होगा समझो। डोनाल्ड ट्रंप ये सारे काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एशियन सेंचुरी इमर्ज हो रही है। मतलब जो सत्ता पे बैठे हुए हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अब हमारा पतन होने वाला है, और इसीलिए वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में भूचाल मचाने को बैठे हुए हैं। उससे क्या होता है सर? देखो, इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमिक सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी डाउन होती है, प्रोडक्शन डाउन होता है, और ग्लोबल पावर बनने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी। तो ये हर्डल इसीलिए क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि ये भाई लोग आगे हमसे नहीं निकल पाए। और हमको इस बात को समझना पड़ेगा, पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि जो इतना ज़्यादा नेक्सस क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया में, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है। और इसीलिए वो सारी एक्टिविटी या सारी जो हरकतें हैं वो हरकतें करने लगा हुआ है। अब इसका देखो प्रभाव क्या है। अमेरिका का एशिया में प्रभाव कम होना, TPP से हटने के बाद चीन ने RCEP को मजबूत बनाया। मतलब आप छटपटा रहे हो, एशिया में आने की कोशिश कर रहे हो, आपका इंपैक्ट कम हो गया। पहले आपकी एक आवाज में एशिया एक साथ खड़ा हो जाता था, आज कोई आपकी सुनता नहीं है। एशिया का तेज आर्थिक इंटीग्रेशन, एशियाई देश आपस में ही व्यापार निवेश बढ़ा रहे हैं, अमेरिकी क्षेत्रीय साझेदारियों से दूर हो रहा है। आप समझो इस बात को, अगर अमेरिका इसी तरीके से टैरिफ लगाता रहेगा, इसी तरीके से परेशान होता रहेगा, तो फिर एशियाई देशों में आपस में कोलैबोरेशन होना शुरू हो जाएगा। आपस में कोलैबोरेशन होगा तो फिर एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी डेवलप होगी जो एशिया की होगी। हर्डल्स भी हैं, डिस्कस करेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमारे पास यही है। अमेरिका फर्स्ट से ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस, अमेरिका वैश्विक संस्थाओं में कम सक्रिय होने लगा है। शक्ति संतुलन एशिया की ओर, अमेरिका को लग रहा है भाई अब तो अपन अपन को ही बचा लें, बाकी सब तो होता ही रहेगा। तो इसीलिए अमेरिका की प्रेजेंस कम हो गई है। आप किसी इंटरनेशनल समिट में नहीं जा रहे हो, आप क्लाइमेट चेंज जो अग्रीमेंट है उससे बाहर कर ले रहे हो, जो न्यूक्लियर टेस्ट की ट्रीटी है उससे अपने आप को बाहर कर ले रहे हो। आप समझ रहे हो मतलब क्या है? मतलब है कि अब आप मेन स्ट्रीम में नहीं रहे हो। कप्तान अगर अपने आप को टीम से ड्रॉप कर रहा है, अपने आप को बाहर कर रहा है, कप्तान को डर है बाहर होने का, उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहा है, मतलब कप्तान अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, अमेरिका अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। और यही अमेरिका के सामने बहुत बड़ा क्राइसिस है। और इंटरनली डोनाल्ड ट्रंप इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, बट एक्सटर्नली इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे सामने चैलेंजेस क्या है? एशियन सेंचुरी को जैसे कहते हैं ना कि अगर तुम्हें कोई तबाह कर सकता है, तुम्हें अगर कोई बर्बाद कर सकता है, तो तुम ही कर सकते हो। किसी और में ना वो जुर्रत है ना वो हिम्मत है कि तुम्हें बर्बाद कर सके, तुम्हें मिटा सके या तुमको परेशान कर सके। तुम ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। एशियन सेंचुरी के सामने एशिया ही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दो जो एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो को कप्तान बनना है, और दो को जब कप्तान बनना है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फिर वो गुटबाजी होती है, और गुटबाजी टीम के लिए खतरा है, एशिया के लिए खतरा है। इंडिया चाइना राइवलरी बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी। चाइना कहता है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता भारत को, और भारत इमर्ज हो चुका है। अब एशियन सेंचुरी होगी, नॉट ओनली चाइना, नॉट ओनली इंडिया। हाँ, पहले फेज में चाइना लीड कर सकता है, अगले फेज में इंडिया ही लीड करेगा। इस फैक्ट को चाइना को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दोनों को एक टेबल पे आना पड़ेगा,
तब जाकर वेलफेयर ऑफ एशिया हमको देखने को मिलेगा, तब जाकर ये एशियन सेंचुरी बनेगी, ध्यान रखिएगा। साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चलता रहता है, चाइना, जापान, फिलीपींस, अब आप ना इन मुद्दों को साइड करने की कोशिश कीजिए, आपस में मत लड़िए। बड़ा मौका है पूरी दुनिया पे रूल करने का, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट, पूरा अफ्रीका, सब की सेंटर ऑफ पावर आप बनिए, थोड़े बड़े बनिए, थोड़े एक दूसरे के लिए उदार बनिए, लिबरल बनिए, और इन इश्यूज को सॉल्व करके एशिया यूनाइटेड इंटीग्रेटेड एशिया का एक मिशन हम लोगों को चला देना है। एशियन सेंचुरी बनने में टाइम नहीं लगेगा। ताइवान इशू, चाइना को थोड़ा सा थमना पड़ेगा, अपनी विस्तारवादी नीति को खत्म करो। एशिया में नहीं करना है, पूरी दुनिया में एक्सपेंड करते हैं ना, ग्लोबल पावर बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे मार्केट, पूरी दुनिया के मार्केट को अपना बनाते हैं, उससे ज्यादा फायदे हैं, उससे बहुत फायदे होंगे। आर्थिक चुनौतियां क्या है? डेब्ट ट्रैप, विशेषकर चीन के BRI दर। चाइना जो फंसाता है ना लोगों को डेब्ट ट्रैप में, वो सही नहीं है। चाइना को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो एशियन सेंचुरी से चाइना क्या से निकल जाएगी, कब शिफ्ट होकर इंडिया के पास आ जाएगी, चाइना को समझ भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 20-30 साल लग जाएंगे फिर एशियन सेंचुरी को पूरी तरीके से आने में, लेकिन अभी आ सकती है अगर चाइना इस बात को समझ जाए तो। गवर्नेंस मॉडल में विविधता, लोकतांत्रिक भारत, जापान बनाम ऑथोरिटेरियन चीन, ये भी थोड़ा सा एक चैलेंज है। चैलेंजेस हैं पर ये बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं है, इनसे फाइट किया जा सकता है और एशियन सेंचुरी बन सकती है 21st सेंचुरी। ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। डिक्लाइन ऑफ अमेरिका को अपन अपने हिसाब से ही देखेंगे। इंडिया का रोल क्या हो सकता है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का समर्थन। भारत एक लीडर के तौर पे आ सकता है क्योंकि आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको मानते हैं। क्वाड में हमारी सक्रिय भागीदारी, अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट कर ले भाई कि अब हमारा समय चला गया है, भारत को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत हम लोग करते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का हम वैश्विक निर्यात हैं। एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, आसियान में कनेक्टिविटी। भारत ने वो सारे काम करना शुरू कर दिया है जो एक लीडर को करना चाहिए। हम रिफॉर्म की बात करते हैं, हम लोगों के हक की बात करते हैं, हम पर्यावरण की बात करते हैं, हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम लीडर बनने के लिए आगे आ गए हैं और इंडिया को इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें मैन्युफैक्चरिंग हब और जियोपॉलिटिकल हब के तौर पे मर्ज होकर इस पूरी एशियन सेंचुरी को रूल करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट से जितना हो बच सकें उतना हमको बचना है। वॉर और में अभी नहीं पड़ना है। इंटरनली भी हमको रीजनलिज्म, कास्टिज्म, रिलीजन, इन सब से दूर रहकर एक इंडिया, एक भारत और एज ए लीडर ऑफ वर्ल्ड के तौर पर आपको अपने आप को देखना है। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है और हम ये कर सकते हैं। हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास यूथ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है और हम करेंगे। देखना एक दिन जरूर होगा, ये मेरा मानना है। तो ये पूरा एनालिसिस था। आई होप कि आप इस एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। मे बी थोड़ा सा डीपर हो सकता है बट IR में आपको काम आएगा, UPSC में आपको काम आएगा। और ये कैसा लगा है, आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। होता ना कुछ लेक्चर बनाने के बाद आपको लगता है वाओ कि दिस इज द काइंड ऑफ लेक्चर, ये कुछ ऐसा ही है। आप इस पर अपने फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। और आप अगर 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन बैच है, नवंबर इवनिंग बैच है। कोड आपने याद रखना है GRS लाइव। GRS लाइव कोड को यूज करेंगे तो ये कोर्स आपको 20,999 रुपये मिल रहा है। पूरा सामान्य अध्ययन की तैयारी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक आप पहुंचते हैं। P2I प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। 26 और 28 के लिए भी बैचेस उपलब्ध हैं। इंग्लिश में बैचेस अवेलेबल हैं, हिंदी में सेपरेट बैचेस अवेलेबल हैं, सेपरेट इंग्लिश में बैचेस अवेलेबल हैं। मतलब सब कुछ आपके लिए है स्टडी IQ पर। करना क्या है, स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाना है, ऐप पर जाना है और अपने 2027 के सपने को पूरा करने के लिए ये प्रतिज्ञा आपको लेनी है। इतनी मिनिमम कॉस्ट में नहीं मिलेगा, मौका हमको नहीं जाने देना है। ये इवनिंग बैच है। इसी तरीके से 2028 की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। सामान्य अध्ययन प्रतिज्ञा प्लस बैच है, नवंबर इवनिंग बैच, ये 34,999। मतलब अभी 25 चल रहा है, पूरा 26, पूरा 27, पूरा 28, 3 साल मात्र 34,999 रुपये में। और आप इस कोड के थ्रू अगर एनरोल करते हैं तो ये एडवांटेज आपको मिलेंगे। और इस बैच की शुरुआत हो रही है 28 नवंबर 2025 से शाम 6 बजे। मेंटोरशिप है, टेस्ट सीरीज है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, बुक्स हैं। यू हैव एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन योर सक्सेस। जल्दी एनरोल करना है, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है और कोड याद रखना है, इस पे भरोसा दिखाना है और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर देना है। जाते जाते फिर आपके लिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कीजिए और आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।